तो हम लोग आ गए हैं अब पार्ट 6 में। पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, दैट इज टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल करके बैठिए, जहां पे बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया के अगर अंदर हम देखते हैं तो हमको 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज मैसेंजर आरएनए, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एमआरएनए। दूसरे को बोलते हैं बच्चों टीआरएनए, जिसे ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। और तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसका नाम है आरआरएनए। ये तीनों प्रकार के आरएनए जरूरत होते हैं सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन को किसी भी सेल में। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में आप प्रोटीन बना रहे हो तो तीनों टाइप के आरएनए चाहिए। अब एमआरएनए को देखते हैं क्या करता है ये। एमआरएनए प्रोवाइड करता है टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा एमआरएनए जिसके लिए प्रोटीन बननी है। यानी इस तरीके से ये टेम्पलेट होगा, इस पे कोड लगे होंगे 3-3 नाइट्रोजनस बेसेस के फॉर्म में, और इन कोड को पढ़ करके यहाँ पर आपका टीआरएनए आएगा और टीआरएनए अपने ऊपर एक अमीनो एसिड लूप रखे होगा, उसको रीड करेगा। तो टेम्पलेट कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये टेम्पलेट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है एमआरएनए। एमआरएनए पे जिस प्रकार का कोड होगा वैसा ही एंटी कोडॉन इसको पढ़ेगा टीआरएनए का, और वैसा ही अमीनो एसिड इस पे लगेगा। क्लियर? टीआरएनए ब्रिंग करता है, अमीनो एसिड को लाता है एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, ये भी आपको पता चला। जबकि राइबोसोमल आरएनए प्ले करता है स्ट्रक्चरल एज वेल एज कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि राइबोसोमल जो आरएनए है, मोस्ट एबंडेंट आरएनए यही होता है बच्चों, लगभग लगभग सेल का 80% यही होता है। और ये स्ट्रक्चरल एज वेल एज कैटालिटिक रोल को प्ले करता है प्रोटीन सिंथेसिस में भी। अब आगे चलते हैं। देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीडीआरपी, इसको याद रखिएगा। केवल और केवल यहाँ पर एक टाइप का पाया जाता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो कि कैटलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर याद कर लीजिए, चाहे एमआरएनए का बनना हो, चाहे टीआरएनए का बनना हो, या आरआरएनए का बनना हो, कोई भी इनकी यूनिट सिंथेसाइज की जाएगी तो वो केवल और केवल एक एंजाइम है, दैट इज डीडीआरपी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा हम इसको सिंथेसाइज कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है सबसे पहले प्रमोटर साइट पे। कल मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि प्रमोटर साइट कहां पर होती है। हम इसे कोडिंग स्ट्रैंड से समझ सकते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पे प्रमोटर होती है और 3' एंड पे टर्मिनेटर साइट होती है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है ये प्रमोटर साइट पे बंध जाता है और शुरू कर देता है ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज इनिशिएशन यहीं से स्टार्ट होता है, प्रमोटर साइट से ही इनिशिएशन हम स्टार्ट करते हैं। अब ये आरएनए पॉलीमरेज करता क्या है? ये यूज करता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को एज अ सबस्ट्रेट, क्योंकि बिना सबस्ट्रेट के जोड़े, बिना मोनोमर के यूनिट के जोड़े डीएनए से आरएनए बनना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि इसको यूज करता हो जाता है। देखिए यहाँ बताया भी जा रहा है, जैसे ये देखिए 3' 5' एंड चल रहा है, ये 5' 3 एंड। तो यहाँ कोडिंग स्ट्रैंड से हम पढ़ेंगे तो प्रमोटर साइड यहाँ पर है। एक फैक्टर जो कि प्रमोटर्स को पहचानने में मदद करता है, इसे सिग्मा फैक्टर कहते हैं। और ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड हो जाता है और इनिशिएशन करवा देता है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन होने लगा है। ट्रांसक्रिप्शन होते 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 जब ये टर्मिनेटर वाले हिस्से पे जाएगा तो यहाँ पर एक फैक्टर होगा, इस फैक्टर को हम लोग कहेंगे बच्चों रो फैक्टर। जब रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से अटैच हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज जहां आप देख पा रहे हैं हट गया है, और ये प्री फॉर्म्ड आरएनए हमारे पास जितना बन पाया है स्ट्रक्चरल आरएनए को पढ़ करके, डीएनए को पढ़ करके, उतना आरएनए यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी प्रोसेस हुई है, आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा। पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि यहाँ पर मोटर हिस्से को पहचान करके सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाता है। दूसरा स्टेप होता है बच्चों इलोंगेशन, जिसमें स्ट्रक्चरल जीन को डीएनए पे पढ़ करके आरएनए बनाया जाता है। तीसरा स्टेप होता है बच्चों टर्मिनेशन, जहां पे एक रो फैक्टर आकर के आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाता है और जो प्रीफॉर्म्ड आरएनए है वो अलग हो जाता है, और यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी अलग हो जाता है। इसी के बारे में बताया गया है। तो ये बैक्टीरिया में हो रहा है, इसलिए आपको याद रखना है कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों,
इंपॉर्टेंट है कि हम ये प्रोकैरियोट में पढ़ रहे हैं, ऐसा हमने प्रोकैरियोट में देखा है। आगे एनसीईआरटी क्या कहती है, एंड पॉलीमेरेज करता है, यही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमेरेज पॉलीमराइज करता है इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन। टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन, तो कौन सा टेम्पलेट को ये रीड कर रहा होगा बच्चों, डीएनए के 3-5- टेम्पलेट को डिपेंड कर रहा होगा, ये पढ़ रहा होगा, रीड कर रहा होगा बच्चों, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इटसेल्फ खुद की डायरेक्शन क्या रखता है बच्चों, 5-3- रखता है। ये आप लोग याद रखेंगे बच्चों। अब आगे चलते हैं। और हाँ, ये जो सबस्ट्रेट को यूज कर रहा है ना, सबस्ट्रेट को भी कॉम्प्लीमेंटरिटी के हिसाब से ही यूज करेगा, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर आपको बताया था। मतलब प्यूरिन होगा तो पिरिमिडीन ही आएगा वहां पर। इट somehow also facilitate opening of the helix। अब डीडीआरपी का ये भी काम है कि ये हेलिक्स को ओपन करता है और कंटिन्यू रखता है इलोंगेशन को। तो ये भी याद रखिए आप पॉइंट, कि बैक्टीरिया में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हेलिक्स को खोलने में भी मदद करता है। Only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme। यहाँ आपको देखने वाली ये बात होगी कि केवल और केवल छोटा सा टुकड़ा आरएनए का ही बाइंड करेगा एंजाइम के साथ। ऑन द वंस द पॉलीमरेज रीचेस द टर्मिनेटर रीजन, नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ। अब जैसे ही ये एंजाइम टर्मिनेटर वाले हिस्से पे बंधे जाएगा, वैसे ही ये जो पीछे बचा हुआ आरएनए है यहाँ से फॉल ऑफ हो जाएगा, जैसा डायग्राम में दिखाया है। सो ऑल्सो द, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज भी हट जाएगा। तो इसी स्टेप को बोलते हैं बच्चों टर्मिनेशन। तो ये बोला जा रहा है क्या हो गया, यहाँ निर्णय क्या निकल के आया, रिजल्ट क्या मिला, दैट इज टर्मिनेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर बंद हो गया। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो गई। क्लियर है? तो ये बैक्टीरिया के अंदर इस तरीके से होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। एनसीईआरटी कहती है इंटरव्यूइंग क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है कि हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटलाइज ऑल द 3 स्टेप। यहाँ पर इसने इनिशिएशन भी करा लिया, इसने साथ ही साथ बच्चों इलोंगेशन भी करा दिया, और इसने यह टर्मिनेशन भी करा दिया। तो इसने आईईटी कैसे कर लिया, आईईटी को इसको कैसे, क्या अपने आप ये इतना एबल है कि हर चीज को पहचान सके, कर सके, विच आर इनिशिएशन, कौन सी इलोंगेशन है, कौन सी टर्मिनेशन जगह है, क्या ये पहचान लेता है। द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। तो एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर किया यहाँ कि आरएनए पॉलीमरेज इन तीनों प्रोसेस में इटसेल्फ अगर खुद से कुछ कर सकता है ना बच्चों, तो वो केवल केवल इलोंगेशन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये सबस्ट्रेट को जोड़ सकता है। इट एसोसिएट ट्रांजिएंटली, ट्रांजिएंटली का मतलब होता है क्षणिक, कुछ देर के लिए। तो ये एसोसिएट किससे करता है, थोड़ी देर के लिए बच्चों, प्रमोटर वाले हिस्से पे इनिशिएशन फैक्टर के साथ, और टर्मिनेशन वाले हिस्से पे बच्चों रो फैक्टर के साथ ये जुड़ जाता है। किस लिए जुड़ता है बच्चों, इनिशिएशन फैक्टर पे जुड़ता है प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, और टर्मिनेशन फैक्टर पे जुड़ता है बच्चों प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए, है ना, खत्म करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को खत्म करने के लिए। एसोसिएशन विद दीज फैक्टर अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज। तो ये तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एक हमारे पास एंजाइम है। तो जब ये सिग्मा फैक्टर से जुड़ेगा तो भी ये इसकी अल्टरेशन हो जाएगी स्ट्रक्चर में, और जब ये रो फैक्टर से जुड़ेगा तब भी अल्टर कर जाएगा। तो ईदर इनिशिएट और टर्मिनेट, ये सारे इंपॉर्टेंट बच्चों हैं, इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। इसे आप लोग भी अपनी बुक में अंडरलाइन करेंगे और क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली लाइन टू लाइन पूछा जा सकता है। अब आगे एनसीईआरटी कहती है कि अगर बैक्टीरिया के अंदर हम देखें, क्योंकि एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। बच्चों मैंने कल आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाया था ये वाला, कि यहाँ पर हमारे जो एमआरएनए होता है, जो जल्दी तुरंत अभी बना हुआ है नेसेंट आरएनए, उसमें क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पर एक्सॉन होते हैं, फिर इंट्रॉन होते हैं, फिर एक्सॉन होते हैं, ये इंट्रॉन होते हैं। यहाँ देखने को ये मिलता है बच्चों यूकैरियोटिक डीएनए में, ये ज्यादातर देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि बैक्टीरिया में इस प्रोसेस को करने की जरूरत मिले। यहाँ ये नहीं, हम यहाँ पे स्प्लाइस नहीं करेंगे, हम इंट्रॉन को नहीं हटाते हैं, एक्सॉन को नहीं जोड़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि यहाँ पर डज नॉट, एमआरएनए में ऐसी कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है कि उसे हमें एक्टिव करना पड़े, मतलब इंट्रॉन हटाना पड़े और एक्सॉन जोड़ना पड़े। एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट।
अब आपको याद आ रहा होगा कि जो बैक्टीरिया की सेल हम लोगों ने बनाई थी ना, तो यहाँ पर तो बस एक रीजन सा है, बाकी यहाँ ना कोई सेल मेम्ब्रेन अंदर मौजूद है, ना ही इसकी वजह से कोई कंपार्टमेंट है, इसलिए न्यूक्लियस बच्चों यही मौजूद है। तो यहाँ पर क्योंकि कोई सेपरेशन नहीं है साइटोसोल का और न्यूक्लियस का बैक्टीरिया में, तो मैनी टाइम ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं होने पाता है और ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। लिखा हुआ है ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड, यानी गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए, यानी पूरी तरीके से एमआरएनए बना नहीं और जितना भी एमआरएनए बना हुआ है उस एमआरएनए को रीड करके टीआरएनए ने मिलकर के क्या करना शुरू कर दिया, अमीनो एसिड की चेन बनानी शुरू कर दी। कंसिक्वेंटली क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। कपल्ड का मतलब होता है एक साथ, तो यानी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में एक साथ क्या प्रोसेस चल सकती है, बिल्कुल चल सकती है। आंसर है यस। ऐसा क्यों होता है, तो अगर ये असर्शन बनाया जाएगा तो रीजन बनाया जाएगा क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, देयर इज नो कंपार्टमेंटाइजेशन। इसकी वजह से यहाँ पर जो है पहले ही ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं होने पाता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। चलिए इन क्वेश्चंस को हमने देखा, अब आगे चलते हैं। अब हमें यूकैरियोट्स में देखना है कि ये किस तरीके से डिफरेंस रखता है ट्रांसक्रिप्शन। तो यूकैरियोट में देखेंगे तो बैक्टीरिया की तरह इसमें भी होता है, लेकिन दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी की बात एनसीईआरटी ने की है। अगर ऐसा किया है तो आपको भी यहाँ पर स्टार बना लेना चाहिए क्योंकि ये एक्सेप्शन हो जाएंगे बैक्टीरिया के केसेस से। तो बैक्टीरिया के केसेस में हमने देखा कि यहाँ पर इनिशिएशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, उसके बाद टर्मिनेशन हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ क्या कह रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है अगर बैक्टीरिया से आप कंपेयर करोगे तो देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली बात, बैक्टीरिया में हम लोगों ने एक सिंगल डीडीआरपी देखा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वही एमआरएनए को बना रहा है, वही टीआरएनए को बना रहा है और वही आरआरएनए की यूनिट्स को बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप यूकैरियोट्स में देखोगे तो कम से कम आपको आरएनए पॉलीमरेज की 3 यूनिट दिखेंगी, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये सब की सब बच्चों पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर। देखिए लिखा हुआ है इन द न्यूक्लियस इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनील्स। ऑर्गेनील्स कौन से, तो यहां मैं बता देता हूं, 2 ऑर्गेनील्स है जिनमें ये पाए जाएंगे बच्चों। पहला ऑर्गेनील है आपका प्लास्टिड, दैट इज बोले तो सही सही क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं, और एक होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें जो पाए जाते हैं ना, इनमें ये एडिशनल पाए जाते हैं। देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, और ये जो 3 एंजाइम है इनका कार्य काफी हद तक डिस्क्राइब्ड है अलग अलग। जैसे यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्राइब किसको करता है, तो यहाँ एनसीईआरटी लिखती है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब करेगा। तो ये मैं लिख देता हूं कि किसको किसको करेगा, तो फर्स्ट वाला जो करेगा वो आरआरएनए को करेगा, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट वाला आरआरएनए को करेगा और किसको करेगा, उसमें 28S 18S 5.8, तो ये याद कर लीजिए बच्चों, 28 को करेगा, 18 को करेगा, 5.8S आरआरएनए को ये सिंथेसाइज करेगा। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आरएनए कौन सा। तो देखिए यहाँ पे भी 8 लगा हुआ है, यहाँ पर भी 8 लगा हुआ है और यहाँ पर भी 8 लगा हुआ है। तो याद हो गया कि फर्स्ट वाले में मेनली आरआरएनए आ रहे हैं और वो भी 888 वाले आ रहे हैं। अब जरा सेकंड की बात कर ले। अगर पॉलीमरेज सेकंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सेकंड चलाओगे तो वो किसको ट्रांसक्राइब करके देगा, तो ये बच्चों बनवाता है एमआरएनए को। किसको करवाता है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, दैट इज एमआरएनए को करवाता है। क्लियर। सेकेंड ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए दैट इज एचएनआरएनए, है ना। तो एमआरएनए तो फुल्ली प्रोसेस्ड आरएनए होता है, तो उससे पहले जो आरएनए बनता है उसे बोलते हैं एचएनआरएनए। तो एचएनआरएनए को बनाने वाला आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है। अब इसके बाद जितने भी बच जाते हैं वो सारे के सारे आप उठा करके डाल दो थर्ड में। तो थर्ड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज टीआरएनए बनाएगा। एक बच जाता है आरआरएनए में 5S, तो 5S आरएनए यहां बनेगा। और एक और बनता है एसएनआरएनए। एसएनआरएनए क्या है, छोटा सा बनता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए।
इस आरएनए को भी बनाने के काम बच्चों थर्ड वाला करता है। तो इस तरीके से आपने तीनों एंजाइम्स के रोल यहाँ पे पढ़ लिए कि फर्स्ट क्या करता है, फर्स्ट एडिट वाला करेगा, सेकंड कौन करेगा, ये प्रिकर्सर बनाएगा एमआरएनए के लिए, और सेकंड थर्ड वाला क्या करेगा, ये भी आपने याद कर लिया। अब हमें याद करना है अगला पॉइंट कि यहाँ पे एडिशनल एंजाइम तो हमने देख लिए। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है यूकैरियोट्स के अंदर, इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वो बन करके आया है हमारे पास एमआरएनए नया अभी बन करके आया है, तो इसमें कुछ हिस्सा जो है बच्चों, कुछ हिस्सा इस तरीके से आपको दिखेगा, जैसे अलग कलर से मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो ये अलग कलर से जो मैं ड्रा कर रहा हूँ ये बच्चों इंट्रॉन्स हैं। ये क्या है, यहाँ पर ये इंट्रॉन्स मौजूद हैं, इसकी वजह से ये फुल्ली एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, इसकी नॉलेज को ये इंटरप्ट कर रहे हैं, जबकि एक्सॉन जो है वो एक्सप्रेस वाले हिस्से हैं, ये एक्सप्रेस हो सकते हैं, इनको पढ़ करके टीआरएनए बच्चों प्रोटीन बना सकता है, लेकिन इंट्रॉन को पढ़ करके यहाँ कोई भी अमीनो एसिड लगाने वाला ये नहीं है। यानी हमारी सीधी सीधी इंफॉर्मेशन को इंटरप्ट किया जा रहा है इंट्रॉन के द्वारा। तो हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास क्या ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा हम चीजों को सुधार सकते हैं। तो सुधारने के नाम पे ये है कि हम इनको स्प्लाइस करा दें, कैंची चला दें, इंट्रॉन को हटा दें, कट लगा दें यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कट लगा देंगे, तो ये करेंगे एंजाइम के द्वारा ही। इस एंजाइम का नाम होता है स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम से हम लोग इसको कट कर देंगे, तो स्प्लाइसियोसोम से हम लोग इसको कट करके अपने काम को करवाएंगे, आगे लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ देंगे और फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी बोल रही है कि इंट्रॉन्स होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं, मतलब इनसे प्रोटीन नहीं बनेगी, हेंस इसीलिए इट इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। इसलिए एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है स्प्लाइसिंग, इसको कराना जरूरी है हमें मैच्योर आरएनए बनाने के लिए। वेयर, अब इसमें स्प्लाइसिंग में करते क्या है बच्चों, कह रहे हैं जिसके अंदर हम लोग इंट्रॉन्स को रिमूव्ड करते हैं और एक्सॉन्स को ज्वाइंट करते हैं एक डिफाइंड ऑर्डर में, उनका ऑर्डर नहीं खराब करते, डिफाइंड ऑर्डर में जोड़ते हैं। यहाँ पर हेटेरोजीनस आरएनए को एडिशनल प्रोसेसिंग में ले जाते हैं, और इस एडिशनल प्रोसेस में दो चीजें होती हैं। पहली होती है बच्चों कैपिंग, ये जो हमारे पास हेटेरोजीनियस आरएनए तैयार है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इसमें कट लगा देंगे, आगे के हिस्से पे हम लोग प्रमोटर वाले हिस्से पे करेंगे कैपिंग, और टर्मिनेटर वाले हिस्से के आसपास यहाँ करेंगे टेलिंग। तो कैपिंग और टेलिंग करते हैं, ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ाता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग कि यूकैरियोट में ऐसा करते समय कैपिंग और टेलिंग करते हैं। कैपिंग में करते क्या है वो भी याद रखिए। कैपिंग एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड है। कैपिंग, इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जिसे कहते हैं मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए यहाँ पे बच्चों, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट तो आपको पता है एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है, उसमें भी हमने मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया है। तो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड किया जाता है, कहां पर ऐड करेंगे, हेटेरोजीनस आरएनए के 5' एंड पे ऐड करेंगे, है ना। मान लीजिए ये वाला 5' एंड है हेटेरोजीनस आरएनए का, और ये 3' एंड है, तो हम लोग यहाँ पर 5' एंड वाले पे भी 5' एंड वाले पे ही यहाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कहना चाहे तो MGTP जो ट्राई हम लोग लगा रहे हैं, इसे ही को ही कैपिंग कहते हैं। तो 5' एंड पे लगाएंगे। टेलिंग में क्या करेंगे, एडेनिलिक एसिड या बोले एडिनाइलेट, भाई इसमें चार्ज निगेटिव चार्ज ले लेगा तो एडिनालाइट हो जाएगा, वरना तो ये एडेनिलिक एसिड ही है। तो एडिनाइलेट के रेसिड्यूज होते हैं 200 से 300 यूनिट को हम ऐड करते हैं 3' एंड, यानी इस वाले एंड पे बच्चों, किनारे वाले एंड पे हम लोग यहाँ पर ऐड करने का काम करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं टेलिंग इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ठीक है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में हम लोग इसको काम को करते हैं। नेक्स्ट, इट इज द फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA। तो जब हम ऐसा कर देते हैं, अब हमने कैपिंग कर दी, टेलिंग कर दी, अब फुल्ली प्रोसेस हो गया। जब फुल्ली प्रोसेस्ड आरएनए हो जाएगा तो उसको बोलेंगे mRNA। तो यानी अभी तक का क्रम क्या है बच्चों, यूकैरियोट में क्या क्रम चल रहा है कि डीएनए बना है, डीएनए से एकदम जो नया आरएनए बनता है उसे बोलते हैं हेटेरोजीनस आरएनए। हेटेरो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक्सॉन प्लस इंट्रॉन है। ठीक है, अब इसने हमने
क्या की है, इसमें हमने कैपिंग कर दी, साथ में टेलिंग कर दी और स्प्लाइसियोसोम चला देंगे इस पे, तो क्या हो जाएगा, कैप एंड टेलिंग स्प्लाइसियोसोम से ये मैच्योर आरएनए बनेगा, दैट इज हमारा ये एमआरएनए मिल करके तैयार हो जाएगा। तो इन प्रोसेस को इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना के रखिए, जैसे आपको याद हो जाए कि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन डिफर कैसे करता है। दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। तो हमारा एमआरएनए बिल्कुल बनकर के तैयार है। एमआरएनए का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर हुआ है। कैपिंग टेलिंग कहाँ हुई, सबकी सब न्यूक्लियस के अंदर हुई है, और यहाँ पे ट्रू कंपार्टमेंटलाइजेशन दिखता है, इसलिए आपको यूकैरियोटिक सेल में अलग से ये ट्रांसक्रिप्शन नजर आएगा। अब आगे चलते हैं कि आखिर इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी का लेना देना क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। अभी ये शुरुआत की अवस्था में है, इन्हें हमने समझना आरंभ ही किया है। अगर हम बात करें स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबली हमारे एंशियंट फीचर ऑफ द जीनोम को। हमारा जो एंशियंट है ना, जो हमारी हिस्ट्री है बच्चों, जैसे कहा जाता है कि वर्टिब्रेट की उत्पत्ति एक साथ ही हुई है, उनके पूर्वज एक समान है। तो हमारे अगर पूर्वज की बात करेंगे तो रेप्टाइल, बर्ड मिलेंगे, उनके पहले अगर जाओगे तो एम्फीबिया दिखेंगे, फिशेस दिखेंगे। तो कह रहे हैं वो जानकारी इस जीनोम में छुपी हुई हो सकती है, जो कि आज हमारे किसी काम की नहीं है, तो वह इंट्रॉन के हिस्से में हो सकती है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। रेमिनिसेंट मतलब पूर्वजों की बेकार, जो मतलब आज के समय में बेकार है, उस एंटिक्विटी का ये शेष है, रेमिनिसेंट है। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। और जो इसमें इस स्प्लाइसियोसोम चल रहा है, स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि कभी ना कभी आरएनए कितना डोमिनेंट था। तो आरएनए वर्ड की शक्ति बताई जा रही है कि देखिए आरएनए जो है एक तो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है, एज वेल एज इसमें देखिए एंजाइम बनाने की भी कैपेसिटी है। एंजाइम पे भी होता है ना, राइबोजाइम नाम का, देखिए हम लोगों ने एंजाइम पढ़ रखा है। ये कौन सा एंजाइम होता है, 23S आरएनए। तो आरएनए डोमिनेंट था बच्चों, आज भले नहीं है लेकिन कभी तो डोमिनेंट रहा होगा। इन रिसेंट टाइम की बात करें, understanding of RNA and RNA dependent processes in the living system have assumed more importance। ठीक है, तो यहां हम लोगों का खत्म हो गया बच्चों ट्रांसक्रिप्शन। अब हमें पढ़ना है ट्रांसलेशन, लेकिन ट्रांसलेशन से जानने से पहले आपको जानना होगा जेनेटिक कोड के बारे में कि व्हाट इज जेनेटिक कोड। तो आइए थोड़ा सा और पढ़ना है जेनेटिक कोड, इसमें हम लोग खत्म करते हैं। जेनेटिक कोड क्या होते हैं, तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान देखा गया न्यूक्लिक एसिड कॉपी किया जाता है, एक न्यूक्लिक एसिड को कॉपी किया जाता है दूसरे न्यूक्लिक एसिड को बनाने में, चाहे डीएनए का रेप्लिकेशन हो या डीएनए से आरएनए का बनाना हो। Hence, these processes are easy to conceptualize। यहाँ पर आप इनको easy conceptualize कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको पता है बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। आपको पता है प्यूरिन होगा तो पायरिमिडीन आ जाएगा, उसी हिसाब से अगर पायरिमिडीन है तो आप प्यूरिन ले आएंगे। इसी तरीके से आपको पता है आपको ग्वानिन है तो साइटोसिन लगा दोगे, थाइमिन है तो एडेनिन लगा दोगे। तो अगर ये सारी चीजें पता है तो आप आसानी से कर पाते हो। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर करता है बच्चों ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, दिस इज द mRNA। तो फुल्ली प्रोसेस्ड आरएनए है, दैट इज 5-3'। अब ये 5-3' में यहाँ पर तो इंफॉर्मेशन मौजूद है, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद अमीनो एसिड्स लाए जाने हैं, और ये अमीनो एसिड्स लाए ही नहीं जाने, इनके बीच बॉन्ड भी बनाने हैं, तभी ये चेन ऑफ अमीनो एसिड बनेगी, और ये चेन कहलाएगी बच्चों प्रोटीन की चेन। तो neither does any complementarity exist between nucleotide and amino acid। एनसीईआरटी ने बहुत क्लियर कर दिया कि यहाँ पर जो कोड मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड पे न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, और ये अमीनो एसिड जो मौजूद है इनके बीच कोई भी कंप्लीमेंटेरिटी नहीं होती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे एडेनिन है तो एडेनिन से कौन सा अमीनो एसिड आ जाएगा, यहाँ पे ग्वानिलिक एसिड वाला अगर वो न्यूक्लियोटाइड लगा है तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, हम नहीं बता सकते बच्चों, क्लियर है। नॉर कुड एनी बी ड्रॉन थ्योरेटिकली, भी ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंसेस दो टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंज इन द न्यूक्लिक एसिड
genetic material were responsible for change in amino acid in protein। लेकिन कुछ एग्जाम्पल हमारे पास जरूर मौजूद है कि अगर हम इस यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनमें छेड़छाड़ करें तो इनका सीक्वेंस जरूर बिगड़ सकता है, ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस बढ़ सकता है, बिगड़ सकता है। तो दिस लीड टू द प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड। यहीं से या क्या हुई, कुल मिला के जेनेटिक कोड को आगे परिभाषित करने की जरूरत पड़ी, दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो जेनेटिक कोड क्या होते हैं? जेनेटिक कोड वो होते हैं जो कि अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डायरेक्ट कर सकते हैं किसी प्रोटीन की चेन में। समझ में आपको आ रहा होगा। If determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition and the deciphering of genetic code were most challenging। ये याद कर लीजिए लाइन कि अगर आप ये समझ सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल खोज नेचर खोजना जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग था, एक्साइटिंग था, उससे कहीं ज्यादा चैलेंजिंग था जेनेटिक कोड के बारे में पता करना कि जेनेटिक कोड क्या भला है, इसकी नॉलेज क्या है, क्या बताती है। अगर हम ट्रू सेंस में बात करें तो इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट। ठीक, कौन कौन से साइंटिस्ट? सेवरल डिसिप्लिन के साथ चाहिए थे साइंटिस्ट। नंबर 1 फिजिसिस्ट चाहिए, फिजिक्स के वैज्ञानिक, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वैज्ञानिक चाहिए, आपको जैव केमिस्ट्री के वैज्ञानिक चाहिए, जेनेटिस्ट चाहिए आपको। इट वाज जॉर्ज गैमो। तो इन्हीं में से एक साइंटिस्ट का नाम है बच्चों गैमो। ये फिजिसिस्ट है, याद करिए कि ही वाज अ फिजिसिस्ट, दैट इज भौतिक शास्त्र इन्होंने पढ़ रखी थी। हु आर्ग्यू दैट, इन्होंने आर्ग्यू किया सिंस दैट आर ओनली 4 बेस। अब आपको याद करना होगा कि एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन थाइमिन होता है। ठीक है, इन्होंने अकल क्या लगाई कि अगर 4 बेस होते हैं और मान लो 4 बेस से एक एक से अगर एक एक अमीनो एसिड बनने लगे तो कितने प्रकार के अमीनो एसिड हो सकते हैं। तो इनको लगा ठीक है भाई, चलो 4 ही हो सकते होंगे। एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड द कोड शुड बी कंस्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। तो इन्होंने कहा अगर ऐसा है तो 4 ही है, लेकिन अगर हमारे पास 20 अमीनो एसिड है ना, और 20 अमीनो एसिड है, टोटल अमीनो एसिड की संख्या हमारे पास 20 है और हमारे पास केवल और केवल 4 है, तो 4 से हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है 5। यानी कुल मिलाकर के जो जेनेटिक कोड होना चाहिए, जो जेनेटिक कोड आरएनए पे मौजूद है, जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, वो 5 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर के बनी होनी चाहिए। ये शुरुआत में अनुमान, मतलब केवल गेस निकाला गया कि एक केवल एक से तो एक अमीनो एसिड नहीं बन सकता। हाँ, जरूर हो सकता है कि ए जी सी टी और एक में ए और लगा लो तो ये 5 हो गए। ये 5 को मिला करके एक अमीनो एसिड बन सकता था। तो ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल 20 अमीनो एसिड्स, तो बाद में इन्होंने फिर क्या किया, सजेस्ट किया ऑर्डर को, कोड को 20 अमीनो एसिड्स के लिए। द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी, 5 नहीं थे बच्चों, क्योंकि अगर 5 होते तो आप देखिए करके यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। 5 होंगे तो दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा कोड निकल आएंगे। हमारे पास कितने कोडॉन है बेटा? केवल और केवल 64 कोडॉन्स होते हैं। तो 64 कोडॉन्स कब बन सकते हैं? 64 कोडॉन्स तभी बन सकते हैं जब ये 3 के फॉर्म में चले। यानी हम कह सकते हैं 3 के फॉर्म में चलेंगे। और ये कैसे होंगे बच्चों? तो यहाँ पे ये कैसे होंगे? दैट इज 4:3, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4। यानी कोड की भाषा क्या होगी? कोड होंगे 3 के नंबर में। जैसे आपका हो जाएगा AUG, है ना, GUG, CUG, इस तरीके से 3 के न्यूक्लियोटाइड में चलेंगे। और इनकी संख्या कितनी हो सकती है बच्चों? दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 की पावर 3 कर दो तो यहाँ पे आपका निकल जाता है 4 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि 4 कहां से आया? AGCT। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करोगे तो ये से आपको पता चलेगा कि 64 होते हैं टोटल कोडॉन। ठीक, दिस वॉज अ वेरी बोल्ड प्रपोजिशन बिकॉज अ परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 की पावर 3 would generate 64 codon, generating many more than codon required। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास इनमें से जो 64 कोडॉन होते हैं, 64 कोडॉन से क्या 20 अमीनो एसिड्स टोटल बनते हैं, या ऐसा कुछ नहीं होता? देखते हैं। तो प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडॉन वाज अ ट्रिपलेट,
सबसे पहले कि प्रूफ मांगे जाना लगा कि सब लोग कह रहे हैं कि ट्रिपलेट होते हैं, आप बता रहे हो AUG हो सकता है, CUG हो सकता है, तो कोडॉन का नेचर होने लगा ट्रिपलेट, तो वाज मोर डॉन्टिंग टास्क। अब इसको प्रूव करना था, तो केमिकल मेथड डेवलप किया बच्चों अपने देश के साइंटिस्ट अरविंद खुराना जी ने। अरविंद खुराना जी ने एक केमिकल मेथड को डेवलप किया और उसके द्वारा इसको प्रूव किया। इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग RNA मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। ठीक है, तो इन्होंने लैब में सिंथेसाइज करके दिखाया बच्चों, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। उसके बाद आते हैं मार्शल नाइरनबर्ग, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस में काम किया, फाइनली हेल्प किया द कोड टू बी डिसअपियर्ड। जो कोड थे उनका ट्रिपल नेचर उन्होंने बताया। इसके बाद आते हैं सेवेरो ओकोवा एंजाइम। तो सेवेरो ओकोवा एंजाइम दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेज एंजाइम होता है। ये वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंसेस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। बच्चों टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में हमने सेवेरो ओकोवा एंजाइम की हेल्प से हमने नया बनाया है। एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए हमने की है। फाइनली अ चेकर बोर्ड फॉर जेनेटिक कोड वाज प्रिपेयर्ड। बाद में फिर कोड दे दिया गया, यहाँ चेकर बोर्ड बता दिया गया और आपको इसके बारे में मैं अलग से जानकारी दूंगा। फिलहाल ये जान लीजिए कि ये UCAG होता है, इधर भी आप UCAG लिखते हैं और केवल आपको पहला कोड लिखना पड़ता है। देखिए मैं लिख करके बता रहा हूँ ध्यान से, ये UCAG है, इधर भी UCAG है। अब देखिए ये U है और ये भी U है, तो हम क्या करेंगे, दो बार तो वही चीज लिखेंगे। देखिए यहाँ पे इनको मिला करके यू 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 यू। अब लास्ट वाली लाइन क्या है, UCAG, है ना। ऐसे देखिए U और C था यहाँ, तो हम UC लिख लेंगे, फिर क्या लिखेंगे UCAG, काम खत्म। अब ये U है, ये यहाँ A है, देखिए लिखेंगे UA, लास्ट में लिख देंगे UCAG। ऐसे ही ये U है, यहाँ पे G है, दो दो बार देखिए UG, लास्ट में क्या लिख देंगे UCAG। आपको बस करना क्या है, ये याद करना है कि कौन से कोड से कौन सा अमीनो एसिड बनता है। तो एक स्टार्ट कोडोन होता है बच्चों, स्टार्ट कोडोन में होता है AUG, और तीन होते हैं स्टॉप कोडॉन, उनको भी याद कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा UAG, UGA और UAA। ये तीन होते हैं स्टॉप कोडॉन, ये जहां कहीं पे भी आ जाएंगे आपका ट्रांसलेशन स्टॉप कर देंगे, दैट इज प्रोटीन बनना बंद हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं जरा जेनेटिक कोड के बारे में कि क्या क्या ये बताया जा रहा है। कोडॉन ट्रिपलेट है, मतलब इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट लगा होगा। 61 कोडॉन कोड करते हैं अमीनो एसिड बनाने में, और 3 कोडॉन कुछ भी कोड नहीं करते हैं, इसलिए ये स्टॉप कोडॉन की तरह काम करते हैं। पहला रोल हुआ। दूसरा क्या बताया जा रहा है, कह रहे हैं सम अमीनो एसिड, कुछ अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कहूं कि फेनिल एलानीन है, तो फेनिल एलानीन कई कोड रख सकता है ना, हो सकता है इसके एक कोड हो, एक से ज्यादा कोड हो, दो हो, तीन हो सकते हैं। तो यहां देखने को आया कि मैनी अमीनो एसिड आर हैव मोर देन वन कोडॉन। इसको हम लोग देख भी सकते हैं, यहाँ आइए तो आपको समझ में आएगा। देखिए फेनिल एलानीन का एक कोड UUU है, एक फेनिल कोड UUC भी है, और भी आपको कहीं पर ये फेनिल एलानीन और बनाता हुआ दिख सकता है। ठीक, तो ये तो बात प्रूव है कि यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोडॉन है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डीजेनरेसी। इसे बोलते हैं डीजेनरेट हो गए हैं कोड। डीजेनरेट क्यों हो गए, एक अमीनो एसिड का एक कोड होता तो ठीक था, लेकिन कुछ अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोड हो गए, तो यानी हमारे पास जेनेटिक कोड डीजेनरेट हो गए। ठीक है, अब अगली बात, कोडॉन इज रीड इन mRNA इन अ कंटिन्यूअस फैशन। जब हम आरएनए पे ऐसे पढ़ते हैं ना इनको कोडॉन को, तो डायरेक्टली ऐसे पढ़ते चले जाते हैं, AUG, CUG, TAC, इस तरीके से हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, यहाँ पे रुकते नहीं है। ठीक है, T नहीं आएगा बच्चों, UAC आएगा, CUU, ऐसे पढ़ते चले जाते हैं बिना किसी कॉमा के, बिना किसी फुल स्टॉप के। द कोडॉन इज रीड इन कंटिन्यूअस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब कोई भी कामा नहीं होगा, इन्वर्टेड कामा नहीं होगा, फुल स्टॉप नहीं होगा, किसी भी प्रकार का पंक्चुएशन हम नहीं लगाते हैं। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, कोड नियरली यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि अगर AUG स्टार्टिंग कोडॉन की तरह काम कर रहा है ना,
तो ये ह्यूमन में भी करेगा, एप में भी करेगा, मंकी में भी नहीं करेगा, मंकी में भी वही करेगा, इवन तो ये जाकर के बच्चों बैक्टीरिया में भी स्टार्टिंग कोडॉन का ही काम करेगा। तो ये यूनिवर्सल है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन यू अगर है तो ये फेनिल एलानिन ही बनाएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कोडॉन में, और कुछ प्रोटोजोन्स में इसके एक्सेप्शन है। तो इसको मैं अलग से बच्चों अंडरलाइन कर रहा हूं, इसे आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के कोडॉन में और प्रोटोजोन के कोडॉन्स में एक्सेप्शन मौजूद होते हैं, और किस लिए एक्सेप्शन है ये भी याद कर लीजिएगा। पांचवी प्रॉपर्टी कि एयूजी के पास दो प्रकार की जिम्मेदारी है, डुअल फंक्शन रखता है। पहला, एक तो ये मैथियोनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, याद रखिएगा ये मैथियोनिन नाम के अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। दूसरा, ये एज अ इनिशिएटर कोडॉन काम करता है। ये एयूजी एमआरएनए पे जहां पे होता है वहीं से बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, ये याद रखिएगा। और लास्ट बताया गया है कि यूएए, यूएजी और यूजीए जो है स्टॉप या टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं। ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, लेकिन एमआरएनए पे जब ये आ जाते हैं तो वहीं पर बच्चों आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब पूछ रहे फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए, प्रिडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय इट। तो इसको आप चेकर बोर्ड से जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं बहुत इजीली, जो भी आपने नॉलेज सीखी हो। तो यह आपसे पूछा जा रहा है। इसके बाद आता है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बच्चों। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जाकर के इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा ही आपको पढ़ा रहा हूँ, 30 मिनट्स के लेक्चर दे रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन कर सके। क्योंकि इसके किसी भी बुक से लगाओगे या कि कोई भी वेबसाइट वगैरह यूज करोगे लगाने के लिए, तो आपको कम से कम 500-600 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप ऊब जाओगे। इसलिए आप ऊबो नहीं, क्वेश्चन आराम से इसके लगाइए। अभी ये 2 लेक्चर और लेगा, 2 लेक्चर में मैं इसको खत्म कर दूंगा।